हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के विषय की। हम लोग बीएड फर्स्ट ईयर पेपर सेकंड की 2 यूनिट पढ़ चुके हैं। आज हम थर्ड यूनिट शुरुआत करेंगे, तो देखते हैं थर्ड यूनिट में क्या क्या आएगा। देखो, हम लोग पढ़ रहे थे बीएड फर्स्ट ईयर के बारे में। बीएड फर्स्ट ईयर, और जो पेपर था आपका, पेपर नंबर 2 था ये, समकालीन भारत एवं शिक्षा। और इसमें आज जो हम यूनिट पढ़ने वाले हैं, यूनिट थर्ड की आज हम लोग शुरुआत करेंगे। तीसरी यूनिट की आज हम शुरुआत करेंगे। 2 यूनिट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तीसरे यूनिट का जो नाम है वो है भारतीय शिक्षा में समसामयिक मुद्दे, ठीक है। कि भारतीय शिक्षा के अंदर जो करंट के जो मुद्दे चल रहे हैं वो क्या क्या है, जिसमें हमारे 7 टॉपिक है। पहला है प्राथमिक या फिर प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण और उससे संबंधित मुद्दे। दूसरा एमडीएम, मिड डे मील, सर्व शिक्षा अभियान एसएसए और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान आरएमएसए। ये आप लोगों का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है। दूसरा है वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण के मुद्दे। तीसरा है कॉमन स्कूल प्रणाली। फिर है शिक्षा का व्यवसायीकरण। उसके बाद त्रिभाषा सूत्र। उसके बाद मुक्त अधिगम शिक्षा एवं दूर शिक्षा प्रणाली। उसके बाद है आधुनिकीकरण की अवधारणा, लाभ और हानियां। इन सब के बारे में हमें यूनिट नंबर 3 के अंदर जो है पढ़ना है। और आज हम लोग शुरुआत करने वाले यूनिट नंबर 3 की, जो कि हमारे आज यूनिट नंबर 3 की फर्स्ट क्लास है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले प्राथमिक या फिर प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण। उसके बारे में आज हमें पढ़ना शुरुआत करनी है। देखिए, मैं बात करता हूं प्रारंभिक शिक्षा क्या फिर सार्वभौमिकरण की, ठीक है। सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है? सार्वभौमिकरण का अर्थ है, यूनिवर्सलाइजेशन का अर्थ है कि एक ऐसी शिक्षा जो सभी को प्राप्त हो सके, ऐसी शिक्षा जो सभी को प्राप्त हो सके। शिक्षा का यूनिवर्सल किया जाए, शिक्षा सभी को आसानी से क्या हो सके, उपलब्ध हो सके। ऐसी शिक्षा की हम लोग बात यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूं यूनिवर्सलाइजेशन की, तो ये जो शब्द है सार्वभौमिकरण, ये यूनिवर्सलाइजेशन यानी कि हिंदी रूपांतरण है इंग्लिश के यूनिवर्सलाइजेशन शब्द का। क्योंकि जब आप लोग बीएड के अंदर ये 15 से 16 नंबर में लिखोगे तो आप लोगों को बहुत सी डिटेल लिखनी पड़ेगी, तो इसलिए ऐसी बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ठीक है। और इस शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो इंग्लैंड में किया गया था। इंग्लैंड में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य एवं निःशुल्क किया गया था। तो उसमें उनका उद्देश्य शिक्षा को देश के निश्चित आयु वर्ग के सभी बच्चों को सुलभ कराना था। और इसी के लिए उन्होंने यूनिवर्सलाइजेशन अर्थात सार्वभौमिकरण शब्द का प्रयोग किया था, यानी कि ऐसी शिक्षा जो सभी को आसानी से उपलब्ध हो सके। और इन्होंने तो टारगेट भी रखा है कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जो सभी के लिए, एक विशेष आयु वर्ग जो वहां पर निर्धारित किया गया था, वहां तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान में सार्वभौमिकरण शिक्षा क्षेत्र में व्यापक हो गया है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45, अब उसी के अनुसार हमने भी अपने अनुच्छेद के अंदर इसको स्थान दिया। अनुच्छेद 45 में निर्देश दिया कि राज्य संविधान लागू होने के समय 10 वर्ष के अंदर 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था जो है भारत का संविधान करेगा, ठीक है। क्योंकि नीति निर्देशक जो तत्व है हमारे, उनके अंदर अनुच्छेद 45 में कहा गया कि हम भी आजादी के यानी कि संविधान लागू होने के 10 साल के अंदर सभी बच्चों को, जो 14 साल तक के बच्चे हैं, उनको अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है प्रदान करेंगे। भारत में शिक्षा के सार्वभौमिकरण से प्राय कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को 100% उनका नामांकन होना चाहिए, सभी बच्चों का एडमिशन होना चाहिए, सभी बच्चों की उपस्थिति होनी चाहिए, 100% उपस्थित होनी चाहिए, और सभी बच्चों को जो है पास करना होगा 8वीं कक्षा तक, सभी को सफलता दिलानी होगी। तो ऐसा जो है सार्वभौमिकरण का मतलब जो है भारत के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो ये है सार्वभौमिकरण का अर्थ, ठीक है। नेक्स्ट, अब सार्वभौमिक का अर्थ है परिभाषाएं। अब आप लोग जब लिख रहे हो तो उसमें आप लोगों को एक दो परिभाषा को भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि भारत में 26 जनवरी 1950 को जब से भारत का संविधान लागू हुआ, उसके बाद से हमने ये निश्चय किया कि हम भी बच्चों क्या करेंगे, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे। उसके लिए भारत सरकार ने अलग अलग प्रयास भी किए हैं। और शुरुआत में बात तो यही हुई थी कि संविधान लागू होने के 10 साल के अंदर हम लोग ऐसा करेंगे, लेकिन जो है अब तक भी ये आंकड़ा हम लोग पूरा नहीं कर पाए। देखो, परिभाषाएं या फिर उसके अर्थ की बात करें, देखो, किसी भी शिक्षा किसी भी व्यक्ति समाज के समग्र विकास तथा सशक्तिकरण के लिए आधारभूत मौलिक अधिकार है। इससे समाज का भी विकास होता है,
प्रारंभिक शिक्षा की सार्वभौमिकरण का अर्थ है कि प्रत्येक बच्चे को प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाए। भारत सरकार ने बालकों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम बनाया है, और दूसरे शब्दों में कहा जा सकता है कि शिक्षा को सभी बच्चों के लिए अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना ही प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। और शिक्षा का सार्वभौमिक एक आधुनिक दृष्टिकोण है। ठीक है, शिक्षा को सार्वभौमिक करना वर्तमान समय में जो है बहुत ही जरूरी है कि सभी बच्चों क्या उसके शिक्षा प्राप्त हो सके, क्योंकि अगर सभी को शिक्षा प्राप्त होगी तो समाज से अच्छे तरीके से पेश आएगा, एक अच्छे समाज के एक अच्छे राष्ट्र का जो है वहां से निर्माण हो सकेगा। ठीक है, इसलिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण जरूरी है। अगर किसी बच्चे के पास शिक्षा है तो वो समाज में अच्छे से रहेगा, राष्ट्रभक्ति उसके अंदर होगी, देश प्रेम की भावना होगी। ठीक है, वो समाज राष्ट्र के हित की बात करेगा, वो नई नई तकनीकी लेके आएगा। ठीक है, वोकेशनल कोर्सेज वो शुरू कर सकता है। तो इस तरीके से जो अगर कोई शिक्षित है तो उसके साथ सारा समाज जो शिक्षित हो सकता है। देखो, अब इसके बारे में डॉक्टर राधा कृष्ण ने एक परिभाषा दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा केवल आजीविका कमाने का साधन नहीं है, शिक्षा को केवल आजीविका कमाने का साधन नहीं है, बल्कि यह विचारों की जन्मस्थली है। यह ना केवल नागरिकता का विद्यालय है बल्कि आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश का मार्ग है। मनुष्य अपनी आत्मा व सत्य की खोज के लिए इसमें प्रशिक्षण लेता है। ठीक है, शिक्षा को सिर्फ आजीविका का साधन ना माना जाए, यह आत्मसंतुष्टि के लिए जो शिक्षित होना जो है बहुत ही जरूरी है। ठीक है, उसी तरीके से एस एन मुखर्जी ने भी ये कहा कि शिक्षा की सरकारी मशीनरी ने कुछ तीव्र गति से काम शुरू कर दिया है, परंतु अभी बहुत से प्रयत्नों की आवश्यकता है और इसे नागरिकों को अनिवार्य शिक्षा के साथ जो है जोड़ा चाहिए। सरकार ने कार्य बहुत से किए भी है, लेकिन अभी और प्रयत्न करने जो है हमारे लिए बाकी है। बाकी इस तरीके से एक दो परिभाषाएं जो आप लोगों को याद होनी चाहिए, ताकि आप लोग पेपर को जो है जो आप लोग लिखो उसको थोड़ा सा और अट्रैक्टिव जो आप लोग बना सको। नेक्स्ट, इसके बाद आप लोग क्या ध्यान रखोगे, प्रारंभिक शिक्षा एवं 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, हमें पता होना चाहिए प्रारंभिक शिक्षा क्या है, प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है, प्रारंभिक शिक्षा के महत्व क्या है। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा का महत्व क्या है, प्रारंभिक शिक्षा के बीच में जो अगर उसको हम लागू नहीं कर पा रहे तो उसके बीच में क्या कमियां रह जाती, वो सब बातें जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। बात करते हैं पर प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए संसद के द्वारा पारित 86वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके अंतर्गत संविधान में अनेक प्रावधान किए गए। इन प्रावधानों में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया है। 1 अप्रैल 2010 से इन प्रावधानों को लागू किया गया, यानी कि RTE हम लोग लेके आए, राइट टू एजुकेशन। इसमें क्या कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बालकों को उस तरह जैसा कि राज्य कानून द्वारा निर्धारित करें निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अनुच्छेद 21A को सम्मिलित किया गया। ठीक है, अनुच्छेद 21A के अंदर ये अधिकार दे दिया गया कि शिक्षा प्राप्त करना आप लोगों का जो है अधिकार है, अब आप लोग शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। दूसरे क्या किया गया, संविधान के वर्तमान अनुच्छेद 45 के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि राज्य सभी बालकों को जब तक कि वे 6 वर्ष के न हो जाएं उनकी बाल्यावस्था की देखभाल और उनकी शिक्षा की भी व्यवस्था करेगा। ठीक है, जब तक वे 6 वर्ष के ना हो जाए उनकी बाल्यावस्था और उनकी शिक्षा की देखभाल जो है प्रत्येक राज्य सरकार को करनी होगी। थर्ड पॉइंट है कि नागरिकों के मूलभूत कर्तव्यों से संबंधित अनुच्छेद 51A में नई धारा को सम्मिलित किया जाए। माता पिता या अभिभावक 6 से 14 वर्ष के बच्चे के बीच के अपने बालकों या उन पर आश्रित बालकों की शिक्षा अनिवार्य रूप से करेंगे। कि माता पिता का भी ये कर्तव्य है कि उनके 6 से 14 वर्ष के बच्चों की जो शिक्षा है कम से कम एटलीस्ट वो शिक्षा तो वो जो है जरूर दिलवाएंगे। ठीक है, ये बातें जो है 86वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है कही गई है। अब इसके क्या क्या चरण है, हम शिक्षा को कैसे यूनिवर्सल बना सकते हैं। सबसे पहले बात कही गई है कि व्यवस्था की सार्वभौमिकता। व्यवस्था की सार्वभौमिकता से मतलब क्या है कि हमें एक ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे हर बच्चा जो है शिक्षा को प्राप्त कर सके। इसके लिए व्यवस्था क्या होगी कि बच्चे के जो है घर के नजदीक क्या होना चाहिए, स्कूल होना चाहिए, ताकि बच्चा जो है आसानी से वहां तक पहुंच सके। क्योंकि आपने पढ़ा भी होगा कि पीछे मैंने पढ़ाया है कि प्रत्येक बच्चे के घर से 1 किलोमीटर के दायरे में क्या होना चाहिए, प्राथमिक स्कूल होना चाहिए, और 3 किलोमीटर के दायरे में उच्च प्राथमिक स्कूल जो वो होना चाहिए। ऐसी व्यवस्था जो है हमें करनी होगी। देखिए, प्राथमिक विद्यालय बालकों के घर के निकट होने चाहिए। सभी बालक स्कूल जा सके। प्रत्येक ग्राम चाहे वह कितना भी छोटा हो या उसमें प्राथमिक स्कूल खोले जाए। ठीक है, यानी कि प्रत्येक गांव के अंदर एक प्राथमिक स्कूल हो।
प्राथमिक स्कूल ऐसी जगहों पर स्थापित किए जाए जहां पहुंचने में छात्रों को कोई परेशानी जो है ना हो, और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अनेक प्राथमिक स्कूल जो सरकार के द्वारा खोले जा चुके हैं और शिक्षा को सर्वव्यापी बनाने का कार्य काफी सीमा तक जो है पूरा हो गया है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, दूसरा चरण क्या है, प्रवेश की सार्वभौमिकता, कि हर बच्चे को क्या होना चाहिए, विद्यालय के अंदर जो है प्रवेश मिलना चाहिए। 6 से 14 वर्ष का जो बच्चा है उसमें हर बच्चे को प्रवेश जो दिया जाना चाहिए, प्रवेश की सार्वभौमिकता होनी चाहिए। प्रवेश के लिए 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों का प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश दिलाने से है देखा गया कि सामान्य रूप से कि बालक स्कूल में प्रवेश नहीं लेते। ठीक है, और यह अनुमान है कि 2% लड़के और 20% लड़कियां स्कूलों में प्रवेश नहीं लेते, और विभिन्न राज्यों में इस विषय में अधिनियम बनाया गया, परंतु उसके बावजूद भी इस उद्देश्य को पूर्णता प्राप्त नहीं किया जा सकता, और ग्रामीण क्षेत्रों में यह समस्या जो है और भी व्यापक है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बार ये होता है कि जो परिवार है वो बच्चों को काम में लगा लेता है, तो उन बच्चों का जो विद्यालय में प्रवेश नहीं हो पाता। तो अधिकतर जो है 20% तक लड़कियां ऐसी है जिनका विद्यालय में एडमिशन नहीं हो पाता, और 2% लड़के ऐसे हैं जिसका विद्यालय में एडमिशन जो है वो नहीं हो पाता। अगर हो जाता है किसी कारणवश तो वो बीच में छोड़ देते हैं, तो उसके लिए सरकार ने बीच में प्रोग्राम भी चलाया कि ड्रॉप आउट जो स्टूडेंट है उनको वापस स्कूल में क्या किया जाए, दाखिल किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके बाद है स्थिरता की सार्वभौमिकता। स्थिरता की सार्वभौमिकता, इसमें क्या किया गया स्थिरता की सार्वभौमिकता में, कि स्थिरता से बड़ा प्रवेश लेने के बाद प्राथमिक शिक्षा को समाप्ति तक बालक स्कूल में बने रहे। यही मैंने अभी कहा है कि ड्रॉप आउट नहीं होना चाहिए, कि वो स्कूल में बने रहे। और साधारणतः यह देखा गया कि अनेक छात्र प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही स्कूल छोड़ देते हैं, जब तक कि प्राथमिक शिक्षा के दौरान स्कूल छोड़े जाने वाले छात्रों की संख्या में कमी नहीं लाई जाती, तब तक अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, जो बच्चे बीच में विद्यालय छोड़ करके चले गए, जो ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, उनको फिर से जो है पकड़ करके लाना पड़ेगा, उनको फिर से स्कूल में प्रवेश देना होगा, तभी हम जो है सार्वभौमिकता शिक्षा की जो पूरी कर सकते हैं। इन 3 चरणों से हमें गुजरना होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं, शिक्षा को यूनिवर्सल बनाने के लिए सरकार ने क्या क्या प्रयास जो है वो किए हैं। देखो, उद्देश्य क्या, किस उद्देश्य से किया गया, सबसे पहले राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना। राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना, सरकार के प्रयास तो क्या है कि किस तरीके से मिड डे मील के थ्रू या फिर एसएसए के थ्रू, सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू जो है बच्चे को वापस स्कूल में जो दाखिल किया जाए। राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करना, यानी कि जब हम बच्चे को सार्वभौमिक बना रहे शिक्षा को, तो उसमें एक उद्देश्य है हमारा कि शिक्षा को क्यों बनाया जाए कि राष्ट्रीयकरण का विकास हो, राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास हो। एक ऐसे छात्र को हम लोग तैयार कर सके, एक ऐसे देशवासी को हम लोग तैयार कर सके जो समाज के बारे में, जो देश के बारे में सोचे। शिक्षा के सार्वभौमिकरण के द्वारा समस्त देशों की शिक्षा में एक रूपता स्थापित होती है, और देश के प्रत्येक क्षेत्र की संस्कृति, रीति रिवाज, शैली और भाषा का आदान प्रदान होता है, और इससे राष्ट्रीयता का दृष्टिकोण का विकास होता है, और शिक्षा के सार्वभौमिकरण से योग्य देशभक्त भावी नागरिकों का निर्माण होता है। वही मैं कह रहा हूं कि एक ऐसे व्यक्ति का निर्माण हम लोग कर सकते हैं जो देश और समाज के बारे में जो है चिंतन कर सकता है। और इस प्रकार की शिक्षा राष्ट्रीय एकता व अखंडता को बनाए रखने में योगदान देती है तथा राष्ट्रीय विकास को महत्व देती है। औपनिवेशिक काल में भारत में निरक्षरता का बोलबाला था, परंतु धीरे धीरे शिक्षा के प्रसार द्वारा भारतीयों में राष्ट्रीय एकता का विकास हुआ है, और इस प्रकार शिक्षा का सार्वभौमिकरण देश के नागरिकों में राष्ट्रीय एकता तथा राष्ट्रीय दृष्टिकोण का विकास करने में जो सहायता प्रदान करता है। अगर हम लोग जो है शिक्षा प्राप्त करते तो हमारा राष्ट्र के प्रति जो दृष्टिकोण होगा वो क्या होगा, वो और भी अच्छा जो है, और भी अच्छा मजबूत बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बाद सांप्रदायिकता की समाप्ति। सांप्रदायिकता की समाप्ति, अगर बच्चे के पास शिक्षा है तो बच्चे का सर्वांगीण विकास होगा। बच्चे जो है सांप्रदायिकता से ऊपर उठ करके सभी धर्मों का आदर सम्मान करेंगे, तो सांप्रदायिकता की जो हीन भावना है वो क्या होगी, वो बच्चे में दूर हो जाएगी। ठीक है, वह शिक्षा के द्वारा अपनी अच्छाइयों, बुराइयों और असामाजिक तत्वों का जो है ज्ञान कर सकेगा। नेक्स्ट इसके बाद मैं बात करता हूं राजनीतिक जागरूकता के लिए। राजनीतिक जागरूकता जो है वो क्या है, अगर बच्चे को हमने
सार्वभौमिक शिक्षा दे दी, अगर बच्चों को हमने शिक्षा दे दी तो बच्चा क्या होगा, जागरूक होगा। किसके लिए, राजनीति के प्रति। जो राजनेता है वो आपको बहका नहीं सकते, ठीक है, आप लोग अपने फायदे और नुकसान की बातों को जानने लगेंगे। तो इसलिए राजनीतिकरण के लिए भी क्या है, आप लोगों की शिक्षा जो है बहुत ही जरूरी है। शिक्षा का सार्वभौमिक से नागरिकों में कर्तव्यों तथा अधिकारों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना जागृत होगी। निरक्षर अथवा अशिक्षित व्यक्ति देश की राजनीतिक कल्याण को महत्व न देकर के राजनीति के बहकावे में आ जाते हैं, तब देश का विकास बाधित होता है। और इस प्रकार प्रजातंत्र और एक अच्छे शासन अवस्था अथवा स्वशासन की स्थापना के लिए शिक्षा का सर्वव्यापी होना जो है जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि कौन सा नेता आपके भले की बात, आपके देश के भले की बात जो है कर रहा है, वो हमें शिक्षा से प्राप्त हो सकता है। तो इसलिए राजनीतिकरण के लिए भी क्या है, शिक्षा जरूरी है, राजनीति की जागरूकता के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है जनतंत्र को सफल बनाने के लिए। जनतंत्र की सफलता के लिए सार्वभौमिक शिक्षा का होना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। किसी देश के जनतंत्र विकास के लिए शिक्षा का अधिक से अधिक प्रसार एवं प्रचार आवश्यक है। जनतंत्र की सफलता समाज में व्याप्त शिक्षा व्यवस्था पर निर्भर करती है। देश की सामाजिक तथा आर्थिक विकास की सफलता जनता की बुद्धिमत्ता और विवेक पर निर्भर करती है। प्राथमिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है देश के भावी नागरिकों को साक्षर बना करके उन्हें अपने कर्तव्य, अधिकार, उत्तरदायित्वों के प्रति जागरूक करना, और जिससे उनमें जीवन की सामान्य समस्याओं का समाधान हेतु उनमें सामर्थ्य और क्षमता का जो है विकास हो सके, ठीक है। देश को सामाजिक और आर्थिक विकास की सफलता जनता की बुद्धिमत्ता और विवेक से जो है निर्भर करती है, ठीक है। देश का जो विकास होना है कि जनता कैसी है, जनता के विकास उनके विवेक, उनके बुद्धि के ऊपर निर्भर करती है कि वो किस तरीके से समस्याओं का निवारण करते हैं, कैसे किस तरीके से वो देश के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट क्या है, पांचवा, सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना में सहायक। सामाजिक समानता और न्याय की स्थापना में सहायक। प्राचीन काल अथवा वैदिक काल में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक और न्यायिक क्षेत्र में बहुत असमानता थी। समाज में अनेक भेदभाव व्याप्त थे तथा कुछ व्यक्तियों को ही समान अधिकार प्राप्त थे। शिक्षा के सार्वभौमिकरण ने इसी असमानता को कम करने का प्रयास किया है। शिक्षा की इस अवस्था के कारण योग्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति राष्ट्र और समाज की उचित सेवा करने के से वंचित रह जाते थे, परंतु वर्तमान शिक्षा व्यवस्था ने इसका समाधान कर दिया है। जनसाधारण को सामाजिक समानता तथा न्याय के उपलब्ध कराने का कार्य किया है, ठीक है। अगर आपके पास शिक्षा है तो अब सामाजिक तौर से आप लोग जान लेते हैं कि ये जो है आपके पक्ष की बात है या नहीं है, इस चीज पर आपका अधिकार है या नहीं है, तो वो चीज क्या होनी चाहिए, यहां से आप लोगों को पता लगने लग जाएगी अगर आपके पास शिक्षा है तो। इन्हीं उद्देश्य से जो है शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना जो है जरूरी है। अब इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई वो हम लोग बात करते हैं। व्यक्तित्व का विकास, आवश्यकता किस लिए महसूस हुई, सबसे पहले व्यक्तित्व का विकास, कि एक अच्छे व्यक्तित्व को, एक अच्छे पर्सनैलिटी बनाने के लिए जो है शिक्षा की जो है आवश्यकता है। शिक्षा से सर्वांगीण विकास होता है और उसे एक निश्चित आयु वर्ग तथा अवधि तक शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक होता है। व्यक्ति की जन्मजात मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं नियमन शिक्षा द्वारा ही संभव है, अन्यथा पशुवत, अनियंत्रित, स्वेच्छाचारी व्यवहार द्वारा असामाजिक प्राणी ही बना रहेगा। शिक्षा द्वारा ही व्यक्ति को जागरूक बनाकर उसमें निहित कमियों को दूर किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास शिक्षा है तो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी होगी, नहीं तो आपको जो है लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, कैसा बर्ताव करना, वो आप लोगों को नहीं पता चलेगा। तो इसलिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना जो है जरूरी है, इसलिए शिक्षा के सार्वभौमिकरण की हमें जरूरत पड़ी है। समाज का विकास, समाज में अगर शिक्षित लोग होंगे तो वो समाज को जो अच्छे से चला पाएंगे, तो इसलिए समाज के विकास के लिए भी शिक्षा का होना जरूरी है। शिक्षित व्यक्ति अपने विकास के साथ ही समाज का विकास भी करता है। समाज के विकास हेतु व्यक्ति को अपने न्यूनतम अर्थात प्राथमिक स्तर की शिक्षा प्राप्त करना आवश्यक है। एक शिक्षित व्यक्ति एक विकसित समाज की स्थापना कर सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास। राष्ट्रीय विकास में क्या आएगा, राष्ट्रीय विकास में व्यक्ति अपने शैक्षिक विकास के साथ साथ अपने समाज, समुदाय तथा राष्ट्र का विकास करता है। राष्ट्र के नागरिक होने के कारण उसको यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने अधिकारों और कर्तव्यों को भली भांति समझे और उनका उचित प्रयोग करे, ठीक है। अगर आपके पास शिक्षा है तो आपको पता है कि आपके क्या देश के प्रति मौलिक कर्तव्य है, क्या आपके मौलिक कर्तव्य है और क्या आपके अधिकार है, उन सब का ज्ञान जो आप लोगों को होगा अगर आपके पास शिक्षा है। तो इसी राष्ट्र के विकास में जो है शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट लोकतंत्रीय व्यवस्था। भारत में लोकतंत्रीय व्यवस्था का विकास के लिए सही
एवं विकास के लिए लोकतंत्र की स्थापना शिक्षा माध्यम से ही किया जा सकता है। शिक्षित व्यक्ति ही देश की आवश्यकता एवं महत्व को समझने के साथ ही वह प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति की योग्यता, क्षमता और उसके विकास संबंधी मत को समझ सकता है और इस प्रकार सार्वभौमिकरण के द्वारा एक अच्छे लोकतंत्र व्यवस्था की स्थापना की जा सकती है। यानी कि अगर अच्छा लोकतंत्र आप चाहते हो, अगर आप शिक्षित हो, तो जो भी आपके सामने आपका वोट मांगने आ रहा है तो आप उसके एजेंडा को आप लोग समझ सकते हो कि वो क्या करेगा अगर आपका वो नेता चुना जाता है। तो इसलिए शिक्षा का होना जो आपके पास जरूरी है ताकि एक अच्छा लोकतंत्र की स्थापना आप लोग कर सको। नेक्स्ट, व्यवसायिक प्रगति। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति शिक्षित होता है और वो जो है अपने कार्य के अंदर निपुण बन जाता है। उससे वो एक नई नई टेक्नोलॉजी लेके आता है ताकि व्यवसायिक तरीके से जो उसका विकास हो सके। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति शिक्षित होकर के अपने व्यवसाय में निपुणता प्राप्त करता है। निपुणता के द्वारा वो अपने व्यवसाय में कुशलता के साथ उत्पादन एवं लाभ की मात्रा में वृद्धि करता है। शिक्षित व्यक्ति अपने व्यवसाय में नवीन तकनीकी अपना करके उपकरण का प्रयोग करके कार्य क्षमता में वृद्धि कर सकता है। ठीक है, अगर आप लोग टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है तो आपको पता होगा कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, जरूरी है कि आपके पास शिक्षा हो। नेक्स्ट, स्व शिक्षा। स्व शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा तो आपने पूरी कर ली, उसके बाद क्या है आपके पास स्व शिक्षा, यानी कि प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपको आगे क्या पढ़ना है, किस तरीके की शिक्षा करनी है। आपको डिस्टेंस लर्निंग करना है, आपको कॉलेज जाना, आपको यूनिवर्सिटी जाना है। ठीक है, तो इस तरीके से स्व शिक्षा के लिए भी जो है आपके पास प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना आपके लिए जरूरी है। देखो, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करी व्यक्ति वास्तविक जीवन से तालमेल स्थापित कर पाता है। शिक्षा के द्वारा अपनी अभिवृत्ति, कौशल एवं अक्षांशा का विकास कर सकता है। इसको विकसित करने के लिए वो स्वाध्याय की ओर प्रेरित होता है। अंशकालीन शिक्षा, पत्राचार के द्वारा शिक्षा और स्वयं पाठ्य के रूप में वह शिक्षा को ग्रहण कर सकता है कि वो खुद पढ़ता है या फिर जो पत्राचार के डिस्टेंस एजुकेशन जो वो पढ़ना चाहता है, फिर रेगुलर डिग्री कोर्स करना चाहता है, तो उस तरह की जो भावना है वो उसके अंदर आने लग जाती है, स्व शिक्षित वह होने लग जाता है। नेक्स्ट, दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के लिए। ठीक है, दैनिक जीवन में जो आवश्यकताएं आपकी है उनकी पूर्ति के लिए भी आपके पास शिक्षा का होना जरूरी है। जैसे आपको गाड़ी चलानी है, मोबाइल चलाना चाहिए या फिर कंप्यूटर चलाना आपको आता है या फिर कोई और कार्य के लिए आपको पूछ लिया जाए, तो इसलिए डेली रूटीन के लिए भी कि आपको शिक्षा का होना जरूरी है। देखो, शिक्षा की आवश्यकता इस बात से भी लगाई जा सकती है कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला व्यक्ति अपने दैनिक जीवन की पूर्ति हेतु आत्मनिर्भर बन जाता है। वह अपने सगे संबंधियों को पत्र लिखने, मोबाइल कंप्यूटर संचालन, दैनिक पत्र पढ़ने, घर एवं व्यवसाय का हिसाब किताब रखने, क्रय विक्रय करने आदि दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति जो वो कर सकता है। ठीक है, अगर आपके पास प्राथमिक शिक्षा तो आपको पता चल जाएगा कि आप लोग अपना आसानी से हिसाब कर सकते हो। ठीक है, तो इसलिए प्राथमिक शिक्षा का होना जो आप लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है माध्यमिक शिक्षा की तैयारी। अगर आपके पास प्राथमिक शिक्षा होगी तभी आप लोग माध्यमिक शिक्षा जो है कर सकोगे, तो इसलिए माध्यमिक शिक्षा की तैयारी है प्राथमिक शिक्षा। प्राथमिक शिक्षा अगर आपने कर दी तो बच्चा माध्यमिक शिक्षा के लिए तैयार हो पाएगा। माध्यमिक शिक्षा की ही तैयारी है ये। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने वाला ही माध्यमिक शिक्षा प्रवेश ले सकता है और इस प्रकार प्राथमिक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने का एक साधन है। औपचारिक अथवा अनौपचारिक विधि से आगे की शिक्षा का आधार प्राथमिक शिक्षा ही है। ठीक है, अगर आपके पास प्राथमिक शिक्षा होगी तभी आप लोग माध्यमिक शिक्षा के अंदर जो है प्रवेश ले पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट, निरक्षर को साक्षर बनाने में सहायक। जो अनपढ़ है उनको क्या कर साक्षर बनाने में सहायक है। शिक्षा प्राप्त व्यक्ति अपने साथ साथ अपने परिवार के बच्चों को साक्षर बनाता है। वह शिक्षा के द्वारा अपने आसपास स्थानीय समुदाय निरक्षर प्रौढ़ों को साक्षर बनाने का कार्य कर सकता है और इस प्रकार शिक्षा निरक्षरों को साक्षर बनाने में क्या है, सहायक है। अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने समुदाय को क्या कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। तो इसलिए सभी को साक्षर बनाने के लिए जो शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना जरूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव का विकास। शिक्षा के माध्यम से व्यक्ति में राष्ट्रीय दृष्टिकोण का निर्माण होता है और शिक्षा के द्वारा ही विश्व के विभिन्न राष्ट्रों को आत्मनिर्भरता एवं मानवतावादी कार्यों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सद्भाव के विकास में प्राथमिक शिक्षा अत्यंत आवश्यक है कि हम लोग दूसरे देशों के साथ जो है अपने संबंध जो है वो अच्छे कर सकते हैं अगर आपके पास शिक्षा है तो। ठीक है, ये थे हमारे कि क्यों इसकी जरूरत पड़ी, किसकी शिक्षा के सार्वभौमिकरण करने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, वो बात हमने आज कर ली है। आगे हम बढ़ते हैं। इसके बीच में कुछ समस्याएं भी आए,
कुछ बाधाएं भी आई है। ठीक है, वो बाधाएं क्या आई है वो हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या जो बाधाएं आई है। सबसे पहले अंग्रेजी नीति का प्रभाव। अंग्रेजी नीति का प्रभाव, अंग्रेजों की नीतियों का जो प्रभाव है वो हमारे ऊपर पड़ा है, हमारी शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। ठीक है, अंग्रेजों ने अपना शासन चलाने के लिए भारत में कलर तैयार करने के लिए शिक्षा की व्यवस्था की थी। उन्हें जनसाधारण की शिक्षा का कोई चिंता नहीं थी। आज भी केवल पढ़े लिखे बेरोजगार लोगों को तैयार किया जा रहा है और इसलिए जन शिक्षा में इसकी कोई रुचि नहीं है। ठीक है, इसलिए जन शिक्षा में इसकी कोई रुचि नहीं है। ठीक है, पढ़े लिखे बेरोजगार तैयार हो रहे क्योंकि बच्चे पढ़ भी लेते हैं, एमए भी कर लिया, बीएड भी कर लिया, किसी ने और भी डिग्री कर रखी, फिर भी वो लोग बेरोजगार। तो इसका मतलब क्या है कि उस पढ़ाई का कोई फायदा जो हमें नहीं हुआ, क्योंकि अंग्रेजों की जो शिक्षा नीति थी वो चलती आ रही थी। ठीक है, अनिवार्य शिक्षा का कानून सही प्रकार से पालन न कर पाना। हमने कानून तो बना दिया कि हम लोग 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करेंगे, लेकिन उसका ठीक से पालन नहीं हो पा रहा। इसलिए आज तक भी सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई, जो कि हमने संविधान लागू होने के 10 वर्ष के बाद ही सबको देने का जो है लक्ष्य रखा था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, शिक्षा को अनिवार्य करने संबंधी सभी राज्यों में कानून बनाए गए, परंतु इसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी अवश्य है, जिससे इस कानून का सही से प्रयोग जो है पालन नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट, सुविधाओं की कमी। अगला पॉइंट है कि सुविधाओं की कमी। प्राथमिक शिक्षा को सार्वभौमिक करने के लिए जिन सुविधाओं की आवश्यकता होती है उन्हें सरकार उपलब्ध कराने में क्या है, असमर्थ रही, और स्थानीय निकाय भी धनाभाव के कारण इस योजना को ठीक ढंग से पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, सरकार जो है पूरी सुविधाएं जो नहीं दे पा रही, जिसकी वजह से जो है शिक्षा का सार्वभौमिकरण जो है वो नहीं हो पा रहा। रूढ़िवादिता, लोगों की आज भी जो सोच है वो रूढ़िवादी है। ठीक है, वो पुराने समय के हिसाब से सोचते हैं, तो इसलिए रूढ़िवादिता के कारण जो शिक्षा आगे नहीं बढ़ पा रही। अधिकांश जनता अशिक्षित है और अशिक्षित जनता ही सामाजिक कुरीतियों बुराइयों का शिकार बनती है। बाल विवाह, पर्दा प्रथा, अंधविश्वास, छुआछूत जैसे दोष आज भी हमारे समाज में व्याप्त है और इन्हीं कुरीतियों कारण छात्रों को समय से पहले स्कूलों से निकाल दिया जाता है। ठीक है, लोग जो है स्कूल में बच्चों को नहीं भेज पाते, किस कारण, कभी बाल विवाह तो कभी पर्दा प्रथा, अंधविश्वास, छुआछूत, ये चीजें जो है समाज के अंदर आज भी व्याप्त है। जो है सर्व शिक्षा जो हमें देनी है, सार्वभौमिकरण जो करना है, वो लक्ष्य हम लोग प्राप्त नहीं कर पा रहे। नेक्स्ट, अपव्यय व अवरोधन, खर्च। सार्वभौमिकरण सबसे ज्यादा है आवश्यक है प्राथमिक विद्यालयों में 100% नामांकन के साथ 100% छात्रों की स्कूलों में शिक्षा पूरी होने तक रोके रखना, परंतु यह देखा गया कि बहुत से छात्र आर्थिक या अन्य समस्याओं के कारण शिक्षा को बीच में छोड़ देते हैं या एक ही कक्षा में कई वर्षों तक रोके रहते हैं। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में यह बहुत बड़ी समस्या है। लोगों के पास जो है पर्याप्त मात्रा में पैसा नहीं जिससे कि वो अपने बच्चों को शिक्षा दिला सके। ठीक है, या फिर बच्चा बार बार जो फेल हो जाता है या फिर बच्चा ड्रॉप आउट कर जाता है, बीच में छोड़ करके चला जाता है। तो ये बहुत सी समस्या जिसके कारण जो शिक्षा सार्वभौमिकरण नहीं हो पा रहा। नेक्स्ट, जनसंख्या में वृद्धि। जनसंख्या में वृद्धि शिक्षा के सार्वभौमिकरण न हो पाने का एक कारण है, क्योंकि शिक्षा क्षेत्र में सरकार इतने साधन नहीं जुटा पाती जितने निरंतर जनसंख्या वृद्धि होने से छात्रों की संख्या बढ़ जाने के कारण आवश्यक है। ठीक है, अगर बढ़ती हुई जनसंख्या जो किसी भी देश के लिए समस्या का कारण तो होती है, हम जितने संसाधन हम जुटा पाते हैं लेकिन हमारी जनसंख्या जो उससे कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा है, तो इसलिए बढ़ती जनसंख्या भी जो है इसका एक प्रमुख कारण रही है। संसाधनों की कमी, अब बढ़ती जनसंख्या की वजह से संसाधनों की कमी है ना, सार्वभौमिकरण न होने का एक कारण संसाधनों की कमी भी है। सरकार शिक्षा बजट का 5% ही आवश्यक संसाधनों के लिए व्यय करती है, जिससे आवश्यक संसाधनों की जो पूर्ति नहीं हो पाती है। ठीक है, आगे नियोजन की समस्या, इसको लागू कैसे किया जाए। शिक्षा के लिए उपलब्ध धन व संसाधनों का उचित नियोजन न हो पाना भी सार्वभौमिकरण की समस्या का प्रमुख कारण है। अच्छे अवसर नहीं है जिसके कारण जो है अच्छे से उस बजट का जो है बजट को अच्छी जगह पर नहीं अप्लाई किया जाता है। नेक्स्ट, निर्धनता। भारत की अधिकांश जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है, उनकी आय के साधन सीमित है और निर्धनता से निरक्षरता जुड़ी है, और जिन्हें भरपेट भोजन नहीं मिलता वे शिक्षा के मूल्यों को कैसे समझ सकते हैं। ठीक है, लोगों के पास पैसा नहीं, वो अपने बच्चों को पढ़ाने की बजाय जो उनसे मजदूरी करवाना जो है ज्यादा जरूरी समझते हैं। तो वही बात है जैसे इसमें लिखा है कि अगर पेट भूखा है तो उसको साक्षरता से कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ अपना पेट भरने से मतलब है। ठीक है, तो इसलिए निर्धनता जो है एक बहुत बड़ा कारण है। नेक्स्ट, योग्य शिक्षकों की कमी।
योग्य शिक्षकों की कमी, कुछ योग्य शिक्षकों की भी कमी रही है। ठीक है, शिक्षकों के अभाव कारण सार्वभौमिकरण के लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका, और शिक्षकों का वेतन इतना कम है कि लोग इसके लिए आकर्षित नहीं होते, और ग्रामीण क्षेत्रों में तो शिक्षकों को और भी ज्यादा कमी रहती है। गांव में तो लोगों को अच्छे टीचर जो है नहीं मिल पाते, शहर में फिर भी मिल जाते थे, लेकिन वो कारण क्या था कि जो अच्छे लोग थे यहाँ पर पैसा कम होने की बजाय दूसरे प्रोफेशन की तरफ चले जाते थे। नेक्स्ट, अनुपयुक्त पाठ्यक्रम। प्राथमिक विद्यालयों का जो पाठ्यक्रम है अनुपयोगी पुस्तकीय होता है, इसमें बुनियादी सिद्धांतों का जो है अभाव है, अच्छे सिद्धांत इसके अंदर नहीं दिए गए, जो बुनियादी बातें वो पाठ्यक्रम जो है बच्चों के अनुसार नहीं है। शिक्षा का माध्यम, हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती है, जिस कारण यह निर्णय लेना कठिन होता है कि किस भाषा को शिक्षा का जो है माध्यम बनाया जाए, क्योंकि भारत जो है मल्टी लैंग्वेज देश है। नेक्स्ट, प्राकृतिक बाधाएं। भारत के कुछ क्षेत्र प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही दुर्गम है, पहाड़ी क्षेत्रों में बच्चों का विद्यालय जाना जो है बड़ा ही मुश्किल है, वहां पर सड़कें अन्य संसाधन जो उपलब्ध नहीं है। ठीक है, यातायात की सुविधाओं का अभाव होता है, इन बाधाओं के कारण बालक स्कूलों में पढ़ने नहीं जा पाते। पहाड़ी क्षेत्रों में जो सिचुएशन जो है और भी ज्यादा खराब है, क्योंकि वहां पर सड़कें ठीक से नहीं, वहां पर जो है परिवहन के साधन ठीक से बच्चों के पास नहीं है। नेक्स्ट, अब हमने कमियां गिना दी, उद्देश्य गिना दिया, अब उसके कमी को दूर करने के उपाय क्या हैं कि किस तरीके से हम उन कमियों को दूर कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहली बात आती है कि जो कमियां थी उसी को उपाय बनाओ। जनसंख्या पर नियंत्रण, जो जनसंख्या बढ़ती जा रही है उसको नियंत्रित किया जाए। प्रौढ़ शिक्षा के माध्यम से लोगों को परिवार नियोजन के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई जाए। सरकार यह कार्य किया भी जा रहा है, क्योंकि जब तक जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण होना जो है बड़ा मुश्किल है। तो शिक्षा जनसंख्या को कंट्रोल में हम करें, जनसंख्या को हम लोग नियंत्रित करें। नेक्स्ट, माता पिता को जागरूक करना। माता पिता को जागरूक करें हम लोग कि अपने बच्चों को साक्षर बनाए, अपने बच्चों को विद्यालय भेजिए। ठीक है, अधिकतर माता पिता निरक्षर होने के कारण वे शिक्षा का मूल्य नहीं समझते, और उन्हें शिक्षा के महत्व के बारे में जो है बताया जाना चाहिए, जिससे कि वो जो है अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने के लिए स्कूल में भेज सके। ठीक है, प्रशासनिक व्यवस्था, स्थानीय संस्थाओं पर ही शिक्षा व्यवस्था का पूरा दायित्व है, पूरा दायित्व न डाला जाए, सरकार भी इसमें अपना पूरा सहयोग दे और सरकारी नीतियों का पालन भी कठोरता से जो है करवाया जाए। अच्छा प्रशासन जो है वो लागू किया जाए, अच्छे प्रशासनिक अधिकारी होने चाहिए। आर्थिक सहायता, सरकार के द्वारा प्राथमिक शिक्षण संस्थाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, उन्हें अनुदान दिया जाए। इन संस्थाओं में आवश्यक शिक्षण सामग्री की व्यवस्था की जाए, और सरकार भी शिक्षा में संख्यात्मक वृद्धि पर जो है बल दे, बच्चों की संख्या जो है बढ़े। नेक्स्ट, शिक्षकों की पर्याप्त व्यवस्था, योग्य अध्यापकों को इस ओर आकर्षित करें, उनका वेतन बढ़ाएं, उन्हें फंड, बोनस, आवास की व्यवस्था उपलब्ध करवाएं, और ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को आकर्षित करने के लिए उन उपयुक्त सुविधाएं भी जो है दी जाए। अच्छे लोगों को इस प्रोफेशन में जो अट्रैक्ट किया जाए, शिक्षकों की जो है अच्छी व्यवस्था की जाए, शिक्षक के सिलेक्शन के समय किसी तरह की कोई धांधली जो है वो नहीं की जाए। ठीक है, किसी तरीके से, तो इसलिए अच्छे शिक्षकों का यहाँ पर चुनाव होना चाहिए। उपयुक्त पाठ्यक्रम, प्राथमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम सुधार किया जाए, शिक्षा के अनुकूल बनाया जाए, और जिससे कि बालकों में सही विकास हो सके। और तत्कालीन पाठ्यक्रम एक मार्गी है, इसमें बालकों को सही विकास करने की क्षमता जो वो नहीं है, कि हमें जो पाठ्यक्रम वो ऐसा बनाना चाहिए कि पाठ्यक्रम क्या हो, चाइल्ड सेंटर हो, बच्चे के अनुसार हो। ठीक है, और उनके लेवल के, उनके स्तर के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, चाइल्ड सेंटर जो पाठ्यक्रम में बनाना है, जिसमें बच्चा जो है इन्वॉल्व हो सके। नेक्स्ट, विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना, अच्छे विद्यालयों, विशिष्ट स्पेशल विद्यालयों की स्थापना की जाए। पिछड़े, अनुसूचित जाति, जनजाति के बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जाए, जिससे कि इस वर्ग के बालकों को भी शिक्षा प्राप्त करने के समान अवसर जो है वो उपलब्ध हो सके। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा नीति में सुधार। पहले सरकार शिक्षा को अनिवार्य रूप से विकसित करे, उसके बाद उसको बुनियादी बनाने पर जोर दें, और ये दोनों काम बहुत खर्चीले हैं, और इसलिए पहले सरकार शिक्षा को अनिवार्य रूप से विकसित करे और बाद में उसको बुनियादी बनाने पर जोर दे। तो भाई ये थी हमारे शिक्षा के क्या उपाय, कि हम किन किन उपायों से जो शिक्षा को क्या कर सकते हैं, हम लोग सार्वभौमिक बना सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पढ़ा कि शिक्षा को सार्वभौमिकरण के जो चरण है जो वो क्या क्या चरण हमारे रहे हैं। ठीक है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य क्या है, शिक्षा के सार्वभौमिकरण की जो है आवश्यकता या फिर महत्व क्या है, और शिक्षा के सार्वभौमिकरण की जो है उपाय क्या है, किन बाधाओं से जो है
उपाय क्या है और बाधाएं क्या है। ठीक है, तो हमने सारा कुछ देख लिया कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण का अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा हमने पढ़ ली। शिक्षा को सार्वभौमिक जो कैसे बना जाए, सरकार के प्रयास हम लोग कल पढ़ेंगे। उसमें क्या होगा, आपका मिड डे मील योजना है, सर्व शिक्षा अभियान है, ये सब अभियान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो समसामयिक जो मुद्दे हमारे। ठीक है, और प्रयास हमने पढ़े, सरकार ने क्या क्या प्रयास किए, सरकार के सामने क्या क्या बाधाएं आई, शिक्षा सार्वभौमिकरण का महत्व क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, और शिक्षा सार्वभौमिकरण के चरण क्या क्या है, ये सब हमने पढ़ लिया। तो हमारा पहला जो टॉपिक एक छोटा सा कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण, वो हमने क्या कर लिया, यहाँ पर पूरा कर लिया। कल हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम मिड डे मील और सर्व शिक्षा अभियान के बारे में जो पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।